हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे आप। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का इम्पोर्टेंट उर्दू का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग अगर क्लास 10th में हैं और उर्दू की तैयारी भी कर रहे हैं आप लोग, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं उर्दू में, है ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव भी मैं धीरे धीरे आपके पास वीडियो प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जितना मैं प्रोवाइड किया हूँ उन सभी को पढ़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू 2021, उस पर क्लिक करोगे आप तो जितना मैं उर्दू पढ़ाया हूँ एक एक लेसन से जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है सभी को मैं बताया हूँ एक एक करके, ठीक है। और आंसर भी मैं आपको दिखाया हूँ और उसका मैं पीडीएफ तो टेलीग्राम पे भेजा हूँ। फिलहाल उसको आप देखिए और नोट कीजिए। अगर नहीं है तो नोट करने से ये होगा कि आपकी राइटिंग सुधर जाएगी और आपको याद हो जाएगा। इसलिए उर्दू नोट करना बहुत ज़रूरी है। उर्दू पढ़ना आसान है लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि उर्दू पढ़िए और नोट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल है कि परवेज़ शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है। परवेज़ शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले लिखिए। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपका पूरा दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको लिख के याद कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। परवेज़ शाहिदी का शुमार उर्दू के कद्दावर शायरों में होता है। मतलब कद्दावर मतलब समझ रहे हैं, एकदम प्रभावशाली जिसको बोलते हैं। परवेज़ शाहिदी का शुमार मतलब विख्यात, शुमार बोलते हैं जिसको फेमस जो बोलते हैं, उनका शुमार, उनका नाम उर्दू के कद्दावर शायरों में होता है। शाद अजीम आबादी के बाद अजीमाबाद के दूसरे शायर परवेज़ शाहिदी है। इससे मतलब ये पता चल रहा है कि शाद अजीम आबादी जो है सबसे पहला कद्दावर शायरी है। और ये कहाँ के है? अजीमाबाद के हैं। और अजीमाबाद के शाद अजीम आबादी भी हैं और परवेज़ शाहिदी है। तो ये इससे मतलब पता चल रहा है कि शाद अजीम आबादी के बाद अजीमाबाद के दूसरे शायर परवेज़ शाहिदी है। ठीक है, समझ में आया? जिन्होंने उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन किया, जिन्होंने उर्दू शायरी में बिहार का नाम जो है रोशन किया है। परवेज़ शाहिदी की गज़ल और नज़म में यकसा महारत रखते थे। यानी कि परवेज़ शाहिदी जो है गज़ल में और नज़म में दोनों में जो यकसा महारत रखते थे, सेम जो है उसमें महारत था, समान महारत उस पर रखते थे। उनको शेर व अदब का ज़ौक़ खुदादाद था, मतलब बहुत उसको शौक़ था उसमें। उन्होंने पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। वाह! यानी कि परवेज़ शाहिदी ने सबसे पहले जो शेर कहा था वो कितनी उम्र था उनकी उम्र जो थी उस टाइम 8 साल, मात्र 8 ईयर था। सोचने वाली बात है। और शुरू में शुरू में जो है तखल्लुस जो इकराम रखते थे। इकराम तखल्लुस होता है जो अपना छोटा सा नाम यूज करते हैं शेर के लास्ट में। तो बोलता है कि शुरू में वो अपना तखल्लुस इकराम रखते थे, फिर परवेज़ तखल्लुस रखने लगे। जैसे गालिब के बारे में सुने, गालिब जो शुरू में असद रखते थे तखल्लुस, लेकिन बाद में फिर पता चला कि असद नाम का कोई और शायर है, तो उन्होंने फिर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब रखने लगा। ठीक है, तो उनका नाम तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि परवेज़ शाहिदी सबसे पहले इकराम जो है तखल्लुस रखते थे, फिर बाद में जो है परवेज़ तखल्लुस कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, कम से कम मेरे ख्याल से ये 3 नंबर वाला सवाल है। और इस सवाल को पढ़ना बहुत लाजमी है, आप पढ़ कर समझना, कुछ हार्ड इसमें नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 बार इसको पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं लिखा हूँ, जो सेंटेंस लिखा वही सेंटेंस होना ज़रूरी है, बात वही होना चाहिए, बस बात वही होना चाहिए। बाकी आप अपने ज़बान में भी लिख सकते हैं जितना अच्छे से अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल क्लियर हो गया। चलो सेकेंड सवाल आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है और नीचे आंसर भी दिख रहा है। कंप्यूटर से हमें क्या नुकसान होता है? कंप्यूटर से हमें क्या नुकसान है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब देखो। कंप्यूटर के ईजाद से हमारे समाज का पूरा नक्शा ही बदल गया है। ठीक है, जब से कंप्यूटर ईजाद हुआ, आविष्कार हुआ, तब से हमारे समाज का पूरा नक्शा ही बदल गया है। कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को देखने के लिए हम कदर मसरूफ़ हो गए। मतलब इस कदर मसरूफ़ हो, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है, जितने सारे काम हो रहा है, फिल्में बन रहा है, ये जो बहुत सारे जो काम हो रहा, उन सभी जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को देखने के लिए हम इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें वक्त का भी पता नहीं चलता है। ठीक है, पता नहीं चलता है कि अभी वक्त शाम हुई है कि रात गुजर गई कि सुबह हो गई। यानी कि कंप्यूटर से इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इतना सारा नुकसान हो रहा है कि वक्त की कदर जो है हम लोग भूल गए हैं और पता नहीं चला कि अभी सुबह हो है कि शाम है, इस तरह से उसमें खो गए हैं।
फिर बोलता है नतीजा ये हुआ कि जहाँ एक तरफ कंप्यूटर के बुराए असरात हमारे सेहत और सामाजिक कदरों पर पड़ रहा है, यानी कि कंप्यूटर से हमारे सेहत पर भी असर पड़ रहा है ना, जब कंप्यूटर को जब देख रहे हैं तो उससे आँख का भी प्रॉब्लम हो रहा, और समाज में भी, समाज के कदर से भी प्रॉब्लम हो रहा, समाज का कदर जो होना चाहिए जिस तरह से वो नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हमारी इखलाक कदरें भी रफ्तार रफ्तार पामाल होती जा रही है, यानी कि जो काम आपसी हुआ करता था अब वो काम कंप्यूटर से होने लगा है, बहुत सारा काम कंप्यूटर से होने लगा, तो जो आपसी जो कदर हुआ करता था वो नहीं होने लगा, है ना। जैसे कि बहुत सारे काम हुआ करते थे पहले जो हाथ से करते थे, आदमी खुद से करते थे, लेकिन अब बहुत सारा काम जो है कंप्यूटर के जरिए होता है। तो इससे क्या हो, आपसी इखलाक हो गया, और समाज में मतलब गुर्बत का भी माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर किसी गरीब के पास कंप्यूटर तो नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप एक कदर जो होता है, कदर किस तरह होना चाहिए किसी का, तो वो भी भूल रहा। और दूसरी बात, पढ़ाई में भी एक ऐसा अगर देखा जाए तो आप जैसे ये मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें लिख करके मैं हैंड से बनाया हूँ, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि कंप्यूटर से ही उसी में लिखते हैं, उसी में पढ़ते हैं, उसी को सेव करते हैं। तो इससे मतलब जो उसका आँखों पर जो असर पड़ेगा, प्लस डिजिटल होने के कारण जो है उसके जो हाथ से जो लिखना होता है वो वैसा नहीं हो पाएगा जो उस तरह से कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, जो आपका जो रियल राइटिंग होना चाहिए उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से इतना सारा नुकसान भी होता है। टाइम, सबसे बड़ी बात वक्त का पता नहीं चलता इसमें कि वक्त कितना जल्दी गुजर गया, वक्त बहुत कीमती है ना। तो इससे नुकसान भी है, और फ़ायदे तो जाने रहे कितना सारा फ़ायदा है, फ़ायदे तो बहुत सारा है, और इसके नुकसान भी हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है, बहुत अच्छा वाला सवाल यह है कि गालिब के खुतूत की ज़बान पर 5 सतरें लिखें। यानी कि गालिब के खुतूत की ज़बान पर 5 सतरें क्या है, तो गालिब के खुतूत की ज़बान इंतहाई रमा, साफ़ो, शफ़ाफ और दिलकश है। यानी कि गालिब का जो खुतूत, जो गालिब जो ख़त लिखा करते थे, जो खुतूत लिखा करते थे, उनमें जो उनकी ज़बान हुआ करती थी, जो ज़बान इस्तेमाल करते थे, वो ज़बान बहुत साफ़ो, शफ़ाफ और दिलकश हुआ करता था, बहुत साफ़ हुआ करता था, कोई उसमें लफ्ज़िश नहीं होता था, और दिलकश मतलब आकर्षण वाला होता था। मतलब आप अगर पढ़ने लगे गालिब का खत तो पता चला कि पढ़ते रहे, मतलब ऐसा लगा कि हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, ऐसा कहानी टाइप में उनका खुतूत हुआ करता था। तो बोला गालिब के खुतूत की ज़बान इंतहाई रमा, साफ़ व शफ़ाफ और दिलकश है, जिसने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की है। गालिब ने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की है। अपने अहद में उम्दा और मुहावरा ज़बान का इस्तेमाल किया है, यानी कि उन्होंने अपने ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मुहावरा का बहुत सारा ज़बान इस्तेमाल भी किया है, जो आज के मनाजिर में भी इस तरह अहम हैसियत रखती है। और आजकल के जो खुतूत लिखा जाता है, गालिब के खुतूत का नक्शा उतारा जाता है, ठीक है, और हम तरसीलो इबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एक इंसान जब दूसरे को अपनी बात रखता है तो उस तक पहुँचने की ये अवलीन शर्त है। यानी कि एक इंसान जब दूसरे इंसान तक कोई बात रखता है, जो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, कोई मेरे से बहुत काफ़ी दूर है, तो खत एक बहुत अच्छा माध्यम है जो अपनी बात वहाँ पे पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर दूसरे की कोई बात रखता है तो उसको उस तक पहुँचने का ये अव्वलीन शर्त है कि अकेला उसकी ज़बान को समझ रहा है। यानी कि अगर आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा शर्त है कि इसको आप समझें। तो मैं कैसा खत लिख रहा हूँ, किस हिसाब से लिख रहा हूँ, जिसके पास जा रहा खत और वो पढ़ के कैसे समझ रहा है, यानी कि आपकी बातों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। ये नहीं गालिब की को इस ज़बान दानी में कमाल का दर्जा हासिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गालिब को ख़त में इसलिए ज़बान दानी में कमाल का दर्जा हासिल इसलिए है कि उनका जो खुतूत हुआ करता था तो वो ऐसा हुआ करता था कि ऐसा लगता था कि मानो कि आपस में बातचीत कर रहा है कोई आदमी, है ना। जो खत लिखा है तो ऐसा लगा कि वो बात कर रहा, सामने रह के बात कर रहा था। उनका खत बहुत दिलकश हुआ करता था, ठीक है, और बहुत साफ़ व शफ़ाफ हुआ करता था, एकदम आसानी से ज़बान हुआ करती थी। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका चौथा सवाल है जी कि बेदी अपने अफसानों का मवाद किस तबका से लेते थे। बेदी अपने अफसानों का जो मवाद हुआ करता, मवाद मतलब जो पॉइंट हुआ करता था, अपने अफसानों में क्या क्या बातें लिखनी है, तो उनमें जो बात हुआ करते थे किस तबका मतलब किस दर्जा के से लेते थे। अब तो यहाँ पे है कि राजेंद्र सिंह बेदी का खुद अपना ताल्लुक मुतवस्सित घराने से था, ठीक है। वो उन्होंने मतलब मुतवस्सित घराने का मतलब वो गरीब खानदान से, इस तरह से। तो राजेंद्र सिंह बेदी का खुद अपना एक ताल्लुक मुतवस्सित घराने से था और उन्होंने अपने ख़ानदान और मुआशरे के गर्द
गर्द पेश में जो कुछ देखा वो महसूस किया, यानी कि अपने खानदान में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको देखा, महसूस किया और उसे अफसानों में पेश कर दिया। यानी कि जो कुछ अपने खानदान में, समाज में देखते थे वो अपना अफसाना में पेश कर दिया करते थे। चुनांच उन्होंने अपने अफसानों का मवाद मुतवस्सित तबका से लिया और उनके मिसाल को करीब से महसूस किया। यानी कि अपना जो मवाद जो लिया करता था, जो अपना बातें जो लिखा करता था अफसानों में, वो मुतवस्सित तबका से लिया करते थे और उनके मसाइल को करीब से महसूस करके उससे खुद मुतासिर भी हुए। यानी कि उनका जो मसाइल है, क्या मसला होता था, क्या प्रॉब्लम होता था, उनको करीब से महसूस करने की कोशिश करते थे और उससे खुद भी मुतासिर हुए और उन्हें मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। और जो मसाइल हुआ करता था मुतवस्सित तबका, यानी कि जो मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं या तो गरीब पुअर फैमिली बोलते हैं, उनमें उनके बारे में जानकारी लेना, हासिल करना, उनके मतलब उनके पास क्या समस्याएं हो रही, क्या मसाइल पैदा हो रहा, उनको करीब से जानना, महसूस करना और उन्हीं सभी बातों को अपने अफसाना में पेश करना, ये राजेंद्र सिंह बेदी का मतलब जो अफसाना हुआ करता था इसी पे मतलब मबनी हुआ करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देख लो। लास्ट सवाल ये है, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। यानी कि अदब की पहचान आपको पता है कि आपकी किताब में अदब की पहचान लिखा हुआ है, तो अदब की पहचान के हवाले से मुख्तसर तारीफ़ बताने की क्या है, तारीफ़ मतलब परिभाषा बताना है। सवाल जवाब यहाँ पे देखो कि हम अदब की पहचान किस तरह करें, एक फ़न का नमूना पेश करता है। यानी कि हम अदब किसको कैसे अदब करना चाहिए, तो अदब की पहचान क्या होनी चाहिए, ये एक फ़न का नमूना होना चाहिए, आप में एक कला होना चाहिए। तो एक कला हुआ करता है वो कितना अदब है, यानी कि कोई आदमी कितना अदब है। अब्दुल मगनी के ज़ेर निसाब मजमून, यानी कि ये जो अदब की जो पहचान है, इसके राइटर कौन है, अब्दुल मगनी है। तो अब्दुल मगनी के ज़ेर निसाब मजमून अदब की पहचान में मुकम्मल जोर इसी बात पर दिया गया। यानी कि जो अब्दुल मगनी ने जो लिखा है अदब की पहचान, उसने पूरा जो है इसी पे जोर दिया, पूरा मुकम्मल जोर इसी बात पे दिया है कि अदब का पहचान किस तरह से किया जाए, अदब की पहचान किस तरह किया जाए। हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना भी लाजमी नहीं, यानी कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना लाजमी नहीं है। एक फ़नकार अपना जवाबदेही निगारस पेश करता है, वो फ़नी नमूने जिसको पढ़ के हमारे अंदर सुरूर व इंसबात की कैफियत पैदा हो। यानी कि एक ऐसा लिखना, ऐसा बातें बताना जिनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो एक सुरूर पैदा हो, कैफियत पैदा हो, जो कि हम दूसरे को अदब कर पाएँ या किसी चीज़ किसी भी मामले में हो जिसमें अदब की जब बात आए तो हम वैसा कर पाएँ और हम इससे आसूदगी महसूस करें और तमाम निगार साथ अदब में शामिल होती है। तो जितना यहाँ पे देखा जा रहा तो इनके बारे में बताया जा रहा कि ये अब्दुल मगनी जो है अदब की पहचान के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा था। तो अब्दुल मगनी ने जो अदब की पहचान लिखे हैं वो अपने पूरे मजमून में अदब की पहचान के बारे में ज़्यादा बातें बोली हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की कि अदब की पहचान किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो यही इसका शॉर्ट यहाँ पर था और ये 5 नंबर का सवाल तो नहीं है, ये 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इनको भी पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, और सब्जेक्टिव सवाल ऐसा है कि इसको समझ के पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद इसको नोट कीजिए और लिख कर याद कीजिए। लिख कर याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, बहुत बार मैं कह रहा हूँ कि लिख करके याद करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।